हेलो बच्चों, हिंदी विद्या मंदिर में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी के 8वीं कक्षा के बसंत पुस्तक से बस की यात्रा, जो कि एक बहुत ही मनोरंजनदायक पाठ है और आपको इसको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का नाम है बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। तो यहाँ पर लेखक जो है अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहे हैं। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो लेखक जो है वहाँ पन्ना से इसी कंपनी से बस जो है सतना के लिए घंटे भर बाद, मतलब उन्हें जबलपुर जाना है और वो पन्ना से होते हुए सतना के द्वारा, मतलब पन्ना से इस कंपनी की जो भी बस वाली ये है बस जो है वो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, मतलब 1 घंटे बाद वो जो है बस मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंचा देगी, मतलब यहाँ से ये जाएंगे सतना और सतना से घंटे वहाँ के बाद वो जबलपुर पहुँच जाएंगे जबलपुर की ट्रेन पकड़ने के लिए। सुबह घर पहुँच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको जॉब के लिए जाना था। इसलिए उनके जो फ्रेंड थे, 5 फ्रेंड, उनमें से 2 को यही रास्ता, यही रूट सही लगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पे बात बहुत गौर करने की है कि लेखक को जब यह मना किया जाता है कि अभी शाम का समय जो है बस से यात्रा करना सेफ़ नहीं है, तो लेखक को लगता है कि कहीं रास्ते में अंधेरे में रॉबरी या चोरी का काम होता है। तो बोला गया नहीं, बस डाकिन है। बस डाकिन है मतलब बस में ही जो है उस मतलब क्या बोल सकते हैं, वो प्रॉब्लम जो है वो बस में ही है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी और लेखक ने बहुत ही सरकास्टिक वर्ड में, बड़ा ही सटीक वे में इस बात को व्यक्त किया है कि बस को जब देखा तो उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही जर्जर मरियल टाइप की थी, बहुत ही जैसे एक ओल्ड आदमी एक रिटायर होने के बाद या उसके भी ऊपर आप बोल सकते हैं, अगर वैसे व्यक्ति से काम लिया जाए तो वह काम कर भी ले तो बहुत ही मुश्किल से उसे वह अपने काम को निभाएगा, क्योंकि उसकी जो नॉर्मली एज होने के बाद जैसे हमारे हाथ पैर कान जो भी हमारे जो सेंस ऑर्गन है सभी काम करना बंद करते हैं, ठीक उसी तरह अगर कोई मशीन है तो वह भी इस्तेमाल होते होते जो है एक सर्टेन पीरियड के बाद एक जो है वह काम करना बंद कर देती है। तो यहाँ लेखक ने बस के बारे में बोल रहे हैं कि बस जो है बहुत ही वयोवृद्ध यानी बहुत ही ओल्ड लग रही थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। और सदियों के अनुभव के निशान मतलब उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस मार्क वो सब देख कर लग रहा था कि बहुत बार यह बस चल चुकी है और बहुत उसने अपने शरीर पर तरह तरह के अनुभव को झेला है। लेकिन लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी और अगर बहुत ही जैसे अगर एक समय के बाद जैसे कैसे सामान म्यूज़ियम में रखा जाता है या उसकी मतलब यूज़ करना हम बंद कर देते हैं, तो लेखक को भी उस गाड़ी को, उस बस को देखकर ऐसा ही फील हो रहा था कि यह बस इतनी पुरानी हो चुकी है कि बस अब इसकी पूजा ही हो सकती है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है, कैसे उस पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो लेखक को ऐसा फील हो रहा है उस बस को देखकर। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे और बस कंपनी का जो एक हिस्सेदार था, उसका जो मतलब क्या बोलिए पार्टनर जो था, वह भी उसी बस से सफ़र कर रहा था। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। लेखक जो है उस पार्टनर से जब पूछते हैं कि आप भी इसी बस से सफ़र कर रहे हैं तो क्या यह बस चलती है, तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे रहे हैं, क्योंकि वह उस बस का क्या है, उस कंपनी उसका पार्टनर है। तो कभी जो सामान आपका है या अगर आप देखिएगा कि कोई जब दुकानदार अपने सामान को बेचता है तो भले ही उसमें लाख नुस्ख हो, लेकिन उतने प्रॉब्लम होने पर भी वह अपने सामान को बहुत ही बेहतर और उम्दा ही बताएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर बस की जर्जर स्थिति साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो बस का जो हिस्सेदार था, बस का जो पार्टनर, जो कंपनी का पार्टनर था, वह बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है कि हाँ हाँ, बस बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। और जब लेखक ने थोड़ा सा दबे स्वर में पूछा कि क्या यह चलती भी है, तो उन्होंने बड़ा ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया कि हाँ हाँ चलती है। और कैसे चलेगी, तो बोली जैसे चलती है सारी बसें।
गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं। और लेखक जो है उसकी कंडीशन को देखकर उसे लग रहा है क्या ऐसी स्थिति में यह बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। और उनके जो मित्र थे, जो डॉक्टर थे, वो बोले कि रहने दो, नो नीड टू बी वरी, ये जो बस है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मालूम हो रही है। और नई नवेली बस मतलब जो नया नया भी चलाना मतलब शुरू किया है, सीख रहा है, उससे ज़्यादा ये ट्रस्टेबल है, ये ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। और जो बस जो है वो इतनी ओल्ड है कि हमें बिल्कुल अपने जैसे माता के गोद में पुत्र होते हैं उसी तरह वो हमें गोद में लेकर चलेंगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। और समहाउ बस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था लेखक के पास, तो लेखक अपने मित्र के साथ बस में बैठ गए। और जो उन्हें सी ऑफ करने आए थे वे उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि अब उनसे वो लास्ट मिल रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। और लेखक ने बड़ा ही ये जो सरकास्टिक वे में ये इस लाइन को कहा है, ऐसा लग रहा है कि अब वो इस धरती को कूच करने वाले हैं, अब वो सदा के लिए यहाँ से जाने वाले हैं और मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। तो इसलिए उनके माइंड में ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि आना जाना तो लगा ही रहेगा, यह पृथ्वी जो है वह मतलब सभी जीव जो है यहाँ पर निवास करने वाले वह नश्वर हैं और जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। तो और यह तो एक मतलब सोर्स है, एक साधन है। ये मतलब कोई ना अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना होती है तो कुछ ना कुछ कारण जरूर बनता है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। बैठने के बाद इंजन स्टार्ट हुआ, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। मतलब बस में इतनी ज़ोरदार आवाज़ हो रही थी कि लेखक ने इसे बड़ा ही अच्छे तरीके से व्यक्त किया है कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि बस का इंजन स्टार्ट हुआ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह पूरा का पूरा इंजन पर ही बैठे हुए हैं और इंजन के अंदर ही इतनी इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही है। कांच बहुत कम बचे थे और जो उस बस का जो ग्लास था, जो विंडो में ग्लास लगी रहती है, वो भी हार्डली एक दो बचे हुए थे, बाकी सब निकल गए थे। जो बचे थे उनमें उनसे हमें बचना था, ठीक है। और ग्लास भी ऐसे थी कि किसी भी समय टूट सकती थी। तो लेखक लिख रहे हैं कि अब जो बचे हुए ग्लास थे उससे हमें खुद को बचाना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो वो खिड़की से थोड़ा हट गए कि पता नहीं अगर ये चलते चलते अगर कहीं विंडो का ग्लास निकल गया तो ये किसी को भी इंजर्ड कर सकती है। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है और ऐसा लग रहा था कि उनके सीट के नीचे ही इंजन चल रहा है। इतनी ज़ोरदार आवाज़ हो रही थी, बस बहुत बुरी तरीके से हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। और लेखक ने यहाँ पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन की चर्चा की है क्योंकि जिस प्रकार गांधी जी के असहयोग आंदोलन जब उसमें ब्रिटिश लोग का शासन था और ब्रिटिश लोग से जो भारतीयों का असहयोग चल रहा था, ठीक है, ठीक उसी तरह वहाँ यहाँ पर भी लेखक ने बस के जो सारे हिस्से हैं वह जो है वो बस का साथ नहीं दे रही है, वो लग रहा है कि वह उसे असहयोग कर रहा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था और कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है और ऐसा उसका बॉडी मतलब जो बस का जो स्ट्रक्चर था उसका जो ये इतना इतना बुरा कंडीशन में था, इतना ख़राब हो चुका था कि लग रहा था कि अब वो जो सीट है वो ऐसा लग रहा था कि बस का जो पूरा बॉडी है उससे वो बाहर निकल जाएगी। कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट जाएंगे और 8-10 मील के बाद कुछ पता ही नहीं चलेगा कि सीट कहाँ है और बॉडी कहाँ है। सीट पर हम बैठे हैं या हम सीट पर और या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई और यह सब विचार लेखक के दिमाग में आ ही रहा था कि अचानक से बस जो है वह रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब क्या है, पेट्रोल की टंकी में भी एक होल हो गया है
और ड्राइवर ने क्या किया कि बाल्टी में, एक बकेट में पेट्रोल निकाला और उसे बगल में रखा और नली डालकर उसमें एक पाइप डालकर इंजन में उसे ट्रांसफ़र करने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में ही रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। और लेखक बोल रहे हैं कि कुछ देर बाद उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो हिस्सेदार, जो बस का जो पार्टनर है, जो जो साथ में उनके सफ़र कर रहा है, वो इंजन को निकाल कर अपने गोद में रख लेंगे और उस नली से जो है उसे पेट्रोल, मतलब जो है वो दूध की तरह, जैसे बच्चा जो को माँ जब अपने गोद में लेकर दूध पिलाती है बॉटल से, ठीक उसी तरह जो है बस मालिक, जो बस का जो ये है ड्राइवर और जो हिस्सेदार जो है, वह बस की सेवा इसी तरह से उसे पेट्रोल पिलाकर करेगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उस नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उनके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था और उसका जो स्पीड भी, क्योंकि उसमें पावर ही नहीं था तो स्पीड कहाँ से रहेगा, तो वो बिल्कुल उसमें कोई स्पीड नहीं था। और लेखक जो बोल रहे हैं कि उन्हें अब भरोसा ही नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जब हम कहीं बस से या ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आप भी अनुभव किए होंगे कि आसपास जो पेड़ पौधे दिखाई देते हैं वो बहुत ही हमें अच्छा लगता है और हम कभी कभी समय को पार करने के लिए उन वृक्षों को काउंट भी करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक बोल रहा है कि जब हम उनके जो पेड़, जो बस जो है जब वो रास्ते में चल रही थी और आसपास के जो पेड़ हैं उन्हें देखकर खुश होने के बजाय आज उन्हें कैसा फील हो रहा था, उन्हें लग रहा था कि ये जो पेड़ पौधे हैं वो उस बस के दुश्मन हैं, क्योंकि बस जो है कहीं भी टकरा सकती है, किसी भी पेड़ से टकरा सकती है और जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी और वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस जो है उसी में गिर जाएगी, गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी और अचानक से थोड़ी देर बाद जो है बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। ड्राइवर जो है अपने तरफ से बहुत प्रयास किया बट वो फेल हो गया और वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। और इतना बुरा स्थिति होने के बावजूद, सब कुछ दिखाई आंखों के सामने पड़ रहा है, इसके बाद भी बस का जो हिस्सेदार है वह उसे इस बात को बोलने में ज़रा भी झिझक नहीं हो रहा है कि यह बहुत बड़ा, मतलब इतनी बड़ी, इतनी वयोवृद्ध बस को, इतनी ओल्ड बस को चलाना नहीं चाहिए। वह क्या बोल रहा, बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है और ये जो आज हुआ है ये प्रॉब्लम तो बस मतलब कोइंसिडेंट था कि ये हो गया। छिन्न चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी और जैसे रात में मूनलाइट होता है ना, कभी कभी चांदनी रात, तो उसमें ऐसा लग रहा था वृक्ष की छाया के नीचे वह बस जो है बहुत ही दयनीय स्थिति उसकी लग रही थी, बहुत ही पिटी कंडीशन लग रहा था। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो और ऐसा लग रहा है कि कोई ओल्ड लेडी जो है वह बहुत टायर्ड होकर पेड़ के नीचे बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे थे और लेखक को लग रहा है कि इतनी बूढ़ी जो बस है उस पर हम बैठकर चले आ रहे हैं, तो उन्हें अपने आप में गिल्ट भी फील हो रहा था। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हम इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। और लेखक जो है उसे मतलब एक आदमी की तरह, एक जो बोलते हैं ना ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन की तरह यह बोल रहे हैं कि जैसे वह वयोवृद्ध हो गई है और किसी भी समय इस बस के का प्राण का अंत हो सकता है ना, और हो सकता है कि उसके बाद का जो रिचुअल्स है वह हमें यहीं पर करनी पड़े। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। फिर जो है वो जो बस का जो हिस्सेदार है फिर ही ट्राइड, इंजन को खोला और फिर कुछ उसमें सुधार किया और बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई, उसका जो स्पीड है वह और भी धीमा हो गया। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी और उसका जो लाइट है बस का वो भी धीरे धीरे बिल्कुल कम होने लगा और वैसा लग रहा है कि वो सर्च करके किसी तरह रोड पर, जैसे अगर एक बूढ़ा व्यक्ति जो है जिसकी आंखों की रोशनी कम हो गई है वो अपने हाथ में लिए डंडे को के सहारे से आगे बढ़ता है, तो ठीक उसी तरह बस भी वैसे ही लग रहा वह क्रॉल कर रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और बस की वो कंडीशन नहीं कि किसी को टक्कर दे या स्पीड में आगे निकल जाए, तो जब भी कोई दूसरी बस आती तो वो साइड पकड़ लेती और ऐसा लगता कि वह कह रही हो कि बेटी अब मेरी यह उम्र नहीं की रही कि तुम्हारे साथ मैं कंपटीशन करूं, तुम आगे निकल जाओ।
एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। जैसे ही वो एक ब्रिज के ऊपर पहुँचे ही थे, एक टायर जो है वो भी पंचर हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गया और ऐसा लगा कि बहुत ज़ोर से वो शेक किया और फिर रुक गया। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, और अगर बस में अगर वाकई स्पीड होता तो वह मतलब नाला में गिर जाता, लेकिन बस में तो स्पीड थी नहीं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। और लेखक को लगता है कि हम तो इस बस के यात्री हैं, लेकिन बस का हिस्सेदार उसे हर चीज़ की जानकारी है, फिर भी वह मतलब अपने काम को और अपने ये को मतलब गलत नहीं साबित हो, और वह स्टिल मतलब यात्रियों को यह कॉन्फिडेंस देना चाहता है कि बस अभी भी अच्छी स्थिति में है, और अपनी जान हथेली में लेकर अपनी जान को मुश्किल में डालते हुए ही वे भी बस का सफ़र कर रहा। तो लेखक को उसके लिए थोड़ा दया का भाव फील होता है उसके मन में। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, और लेखक को लगता है कि यह जो बस का जो हिस्सेदार है, इतना साहस और इतना जो अपना दरिया दिली दिखा रहा, बलिदान दिखा रहा, उसे यहाँ नहीं बल्कि मतलब बॉर्डर पर होना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, मतलब कोई रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का जो है लीडर होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतज़ार करते। और लेखक बोल रहा है कि अगर अगर कुछ हो जाता, कुछ मिस हैपनिंग हो जाता, तो देवता जो है उस हिस्सेदार को उसकी बहादुरी के लिए उसको ये ले मतलब बिल्कुल वेलकम करते। कहते वह महान आदमी आ गया है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। अब लेखक को लग गया कि अब तो कोई कीमत पर वह समय पर वहां नहीं पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और अब लेखक और उनके मित्र को लगने लगा कि जिस बस से वो चलना यात्रा करना शुरू किए हैं, इस बस को कहीं भी पहुंचने की कोई उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। और ऐसा लग रहा था कि यह बस जो है उनके जीवन का आखिरी सफ़र है, और कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए हैं। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। और बिल्कुल कैसे, जब आप लगातार परेशानी में हैं तो थोड़ी देर बाद आप इतने यूज्ड टू हो जाते हैं कि आपको उसका डर नहीं रहता। तो लेखक ने यहाँ पे बड़े ही मतलब मजाकिया अंदाज में लिखा है कि बस आप थोड़ी देर बाद उन्हें ऐसा फील हो लग रहा था कि अब वो घर पर ही बैठे हैं। उन्हें बिल्कुल इत्मीनान, बिल्कुल चिंता मुक्त, और उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं लग रही, और हंसी मजाक कर रहे हैं। और उन्हें लगा कि हमें तो अब कहीं पहुंचना नहीं है। जिस तरह से बस की रफ्तार है, उनकी कोई भी किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोई भी मतलब ये थिंकिंग करना ये बेवकूफ़ी थी। तो वो लोग दोनों आराम से, लेखक और लेखक के मित्र जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो लेखक ने यहाँ पर इस बस की यात्रा पाठ के द्वारा जो है वह बताया है कि आप माइंड में आप देख ले, लेखक ने सरकारी बसों की दुर्दशा पर व्यंग्य व्यक्त किया है इस पाठ के द्वारा, कि बस की सवारी किस प्रकार, बस की इतनी दुर्दशा, उसकी इतनी जर्जर कंडीशन होने पर भी किस तरह बस का हिस्सेदार जो है उसे फर्स्ट क्लास बता रहा, उसे बिल्कुल अप टू डेट कंडीशन बता रहा है, और यात्रियों को उस पर चढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। और बस कंपनी का हिस्सेदार द्वारा बस की तारीफ सुनकर लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वतंत्रता सेनानी हो। रास्ते में आए हुए पेड़ को देखकर उसे कैसा अनुभव हो रहा था कि किसी भी समय वह बस से टकरा सकती है। बसों के सभी हिस्से इस प्रकार जर्जर हो चुके थे जैसे वृद्ध होने पर मनुष्य की हालत होती है। तो यहाँ पर इस पूरे पाठ में बस की यात्रा के द्वारा लेखक ने बताया है कि किस प्रकार हम मतलब लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है, किस तरह से उन मतलब इस बात को नहीं ध्यान दिया जा रहा है कि अगर वह इस बस से सफ़र करेंगे और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। वह जब उसके टायर, उसका पूरा बॉडी, सीट, इंजन कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो उन्हें मतलब उस बस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो जिस तरह से बस का जो हिस्सेदार है वह अपनी जान को भी हाथ में हथेली पर रखकर और बाकी लोगों के जान को भी मुसीबत में डालकर यह बोलकर कि बस बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, आप इस पर बैठिए और आसानी से आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं, यह उसी प्रकार का बात है जैसे बहुत बार हमारी सरकार हमें बहुत सारी लुभावनी वादे देती हैं और वह पूरा नहीं कर पाती।
चलिए अब इनके प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं। यहाँ पर इसके कुछ अर्थ दिए हुए हैं। निमित्त का मतलब कारण, गोता का मतलब डुबकी लगाना, इत्तेफाक मतलब संयोग, बियाबान मतलब जंगल, अंत्योष्टि मतलब जो मृतक का कर्म होता है, और प्रयाण मतलब प्रस्थान यानी मरना, और बेताबी मतलब बेचैनी। तो इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए हुए थे। उस वहाँ पर आप इसे पढ़ने के समय आपको यह सुविधा होगी। अब देख लेते हैं इन प्रश्न का उत्तर। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि बस की जर्जर स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थमोह यानी पैसे की चाहत में आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी। मतलब केवल अपनी पैसा कमाने के लिए वह लोगों के जान को भी जोखिम में डालने के लिए और स्वयं आत्म बलिदान देने के लिए वह बिल्कुल झिझक नहीं रहा था। उसके इस भाव को देखकर ही लेखक ने बहुत ही अपने व्यंग व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें देखकर ऐसा उनके मन में श्रद्धा का भाव उमड़ रहा था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। तो लोगों ने यह सलाह क्यों दी थी? क्योंकि बस की कंडीशन बहुत ख़राब थी। कोई भरोसा नहीं था कि बस कहाँ कब रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ सकती, कुछ पता नहीं। ऐसी स्थिति में रोड चोरी या अन्य दुर्घटना की भी संभावना हो सकती। तो जो लोग पहले ही भी इस बस से सफ़र कर चुके थे वो उनसे चिर परिचित थे, उन्हें पता था कि बस जो है वह किस तरीके से चलती है। इसलिए लोग जो है वो लेखक को इस प्रकार की सलाह दे रहे थे। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि बस जो है की कंडीशन बहुत बुरी थी। जब वह चल रही थी तो उसके झंझनाहट की जो आवाज़ थी वह ऐसा लग रहा था लेखक को कि वह इंजन पर ही बैठे हैं और इंजन जो है उनके सीट के नीचे ही लगा हुआ। उन्हें थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस होने लगा कि इंजन पर वो बैठी हुई है, सीट उन पर बैठी हुई है। इस तरह से गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती हैं। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? क्योंकि लेखक ने बड़े सरकास्टिक वे में जब वह बस को देखा और ऐसा लग रहा था कि यह बस जो है म्यूज़ियम में रखने लायक है। और जब बस का हिस्सेदार बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलता है कि हाँ जी ये चलती है, तो लेखक ने अपने आश्चर्यचकित प्रकट करते हुए उन्होंने यह लाइन बोली है। और मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, बस जो है किसी पेड़ से टकरा सकती है। और ऐसी स्थिति में बस का और उसके अंदर बैठे लोगों का क्या हाल होगा, यह सोचकर ही लेखक को लग रहा था कि हर वह पेड़ जो उस बस जो है उस पेड़ को क्रॉस कर रहा था, वह उस पेड़ को एक दुश्मन की तरह देख रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया था। और यह जो पाठ है यह किसी स्वतंत्रता संग्रामी या स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। यहाँ केवल लेखक ने एक व्यंग्य के रूप में इसकी कंपैरिजन किया है कि जिस प्रकार ब्रिटिश से भारतीयों का असहयोग चल रहा था, ठीक उसी प्रकार यहाँ के बस के हिस्सेदार एक क्रांतिकारी आंदोलन की नेता की तरह ही प्रतीत हो रहे थे। और वह सब कुछ जानते हुए भी अर्थ के लिए स्वयं को बलिदान करने के लिए तत्पर थे। जहाँ उस बस की सारी जो बॉडी पार्ट्स है वो बस से असहयोग कर रही थी, वहीं जो है बस का हिस्सेदार जो है वह क्रांतिकारी आंदोलन के नेता की तरह लोगों को एक सकारात्मक उद्देश्य दे रहा था कि यह बस जरूर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बस के संदर्भ में किया और किस प्रकार यहाँ पर बस मालिक केवल अपने अर्थमोह पैसा कमाने के लालच में अपने जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं और साथ में अन्य यात्रियों के जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो इस पाठ को आई थिंक आपको प्रश्न उत्तर के द्वारा और पूरे पाठ का जो ये है अर्थ जो है वो समझ में आ गया होगा। या मुख्यतः बस की सवारी जो है, बस की यात्रा के बारे में लेखक ने जो है अपने अनुभव को यहाँ शेयर किया है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे प्रश्न उत्तर जो है मैंने यहाँ लिख दिए हैं। और अगर आपको इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।